नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 2 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ही। आज हम लोग बजट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और पता ही आपको कल बजट पारित किया गया। अंतरिम बजट बोला जाता है इसको, इंटरिम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि सरकार का देखिए वित्तीय वर्ष कब से चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च 2024 ईस्वी को भारत सरकार का पिछले साल का जो बजट एलोकेशन का पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसको सरकार चलाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, तो अंतरिम बजट इसीलिए लाया गया है। आप एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, बजट को लेकर ज़्यादा मोर नहीं बनना है कि बजट आ गया, बजट आ गया, बजट आ गया। फिर से बजट आएगा जब सरकार का गठन होगा लोकसभा चुनाव के पश्चात, तो फिर से बजट आएगा। और जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो फुल कॉन्फिडेंस में है कि अगली सरकार भी उन्हीं की बनेगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कोई नई घोषणा इसमें नहीं की है, बस पैसे एलोकेट किए पुरानी योजनाओं में और कुछ टर्मिनोलॉजी को लाया उन्होंने। बाकी कोई लोक लुभावन वादे अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कोई इसमें नहीं है ना। तो अंतरिम बजट को हम लोग देखेंगे, लेकिन मुख्य बजट आपका कब आएगा तो जून जुलाई के आसपास, जून में आएगा। आई थिंक जून में आएगा। मई में जब सरकार का गठन हो जाता है तो जून में लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उसी समय आपका बजट आएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो होगा उसमें डिटेल में हम लोग बजट को समझेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या प्रावधान रखा गया, किसमें कितना पैसा डाला गया है, कहाँ से पैसा प्राप्त होता है, कहाँ पर पैसा खर्च होता है। उसके अलावा 1 या 2 ही न्यूज़ कवर हो पाएंगे क्योंकि बजट काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और इंग्लिश में कवर करूँगा मैं शुरुआत बजट को, क्योंकि टर्मिनोलॉजी भी सही है और अभी हिंदी में कंक्लूड करके कहीं पर आया भी नहीं है। आ जाएगा तो उसमें मैं करवा दूँगा। ओके, और बजट का जो PDF है वो तो सभी को अवेलेबल मैं करवा दूँगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग रख लीजिएगा अपने पास में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बजट में क्या क्या चीज़ें हैं आज आपके लिए। और उसके बाद एक और चीज़ है जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी इस कमेटी का नाम तो नहीं सामने आया है। क्या है न्यूज़ की? कमेटी विल स्टडी फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंज। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि एक हम कमेटी, बहुत ही हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे जो क्या करेगा, समिति बोला था हिंदी में, समिति, इंग्लिश में बोला था कमेटी। ओके, तो उन्होंने बोला है कि हम हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे जो देश में पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको और डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है उसको थोड़ा सा अध्ययन करेगी। अब क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 वर्षों के पश्चात भारत में कोई भी जनगणना का कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। और इस वित्तीय वर्ष को अगर हम लोग देखें, इस वित्तीय वर्ष में भी पहले क्वार्टर में तो कम से कम जनगणना नहीं हो पाएगा, दूसरे क्वार्टर में शुरू हो तो शुरू हो। आपको पता ही है कि 1881 ईस्वी के पश्चात से रेगुलर 10 वर्षों पर जनगणना होता आया है भारत में, लेकिन 2021 ईस्वी में जनगणना नहीं हो पाया क्योंकि 2020 पूरा कोरोना का वर्ष था, 2021 में भी कोरोना का वर्ष था। उसके बाद से लगातार जनगणना में देरी होती ही जा रही है। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा भारत का अभी तक डेटा सामने नहीं आया, 10 साल पहले का ही डेटा है। भारत सरकार अब कोशिश कर रही है कि डेमोग्राफी में जो चेंज आया है और जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसको एक स्टडी किया जाए, उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। आने वाले समय जनगणना का भी कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तो उसका कोई सुरसार इसमें दिखा नहीं है। हो सकता है कि जून के जो बजट होंगे उसमें घोषित किया जाए इस चीज़ को। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं बजट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि सवाल आपके वहीं से बनेंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा बजट को। कुछ टर्मिनोलॉजी जो होता है बजट का वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए क्या सब दिया हुआ है बजट में, एक एक करके चीज़ों को देखते चलेंगे डिटेल में। अगर ज़रूरी हो आपको लगे तो वैसे तो मैं PDF दूंगा, सभी को ही दूंगा, किसी को ही बाकी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, मुख्य टेलीग्राम चैनल जिसमें करीब में 14,000 लोग हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वो चैनल है, बाकी सारे तो ग्रुप हैं। चैनल जो मुख्य होता है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसी में मैं इसको दे दूँगा। ओके, अब देखिए इसमें है क्या सब। सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास था सबसे पहले। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ओके, डेवलप्ड इंडिया 2047 का अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लक्ष्य रखा है। 2047 को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं कि 2047 तक हमें क्या करना है, भारत को विकसित भारत के रूप में बदल देना है। अमृत काल अभी चल रहा है, आपको पता होगा, अभी से लेकर कब तक, 2047 तक। उसमें बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी इस तरह से जो भारत को विकसित बनाने में सफलता हासिल कर सके हम। और इसके लिए क्या सब करना पड़ेगा, हमें हर चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। एक एक चीज करके देखते चलते हैं। देखिए क्या है विजन फॉर बजट। विजन क्या रखा गया है, विकसित भारत बाय 2047। हमें भारत को क्या बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। डेवलपमेंट मंत्रा फॉर बजट, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ये डेवलपमेंट रखा गया है सबसे पहले। और इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है, वो है सबका प्रयास। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरह के गंदे PCS वाले स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, आपको पता ही होगा। देखिए अगला क्या है, टर्मिनोलॉजी देखिए तो चलिए क्या,
सोशल इंक्लूसिविटी मतलब कि सामाजिक रूप से हमें सभी को कवर करना है, और ज्योग्राफिकल मतलब कि देश के भौगोलिक परिदृश्य की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए पूर्वी भाग विकसित नहीं है, पूर्वोत्तर भाग विकसित नहीं है, विकसित नहीं हो रहा है, या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पलायन वहाँ से बढ़ रहा है। हमें देश के हर रीजन को कवर करना है, ज्योग्राफिकल रूप से भी समावेशिता को बढ़ावा देना है और सामाजिक रूप से भी समावेशिता को बढ़ावा देना है। हिंदी में मैं बोलते चलूँगा लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ आप समझते चलिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा। अब सवाल आपसे यही पूछ लेगा, मान लीजिए मेंस में, कि भारत में जो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक समावेशिता का क्या तात्पर्य है, भारत सरकार किस प्रकार से इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो भौगोलिक समावेशिता का तात्पर्य यही होता है कि देश का हर भौगोलिक प्रदेश जो है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, चाहे वो पूर्वी भारत का रीजन हो, चाहे पश्चिमी भारत का रीजन हो, उत्तरी भारत का रीजन हो, दक्षिणी भारत का रीजन हो, मध्य भारत का रीजन हो, कोस्टल एरिया हो, कोई भी भारत का रीजन डेवलपमेंट विकास से न छूट जाए, हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे। अगर वर्तमान भारत के परिदृश्य की आप लोग बात करें तो आपको दिखेगा कि पश्चिमी भाग जो है वो अधिक डेवलप दिखेगा, आपको ऐतिहासिक रीजन भी है, करंट रीजन भी हैं, और पूर्वी भाग से आपको पलायन दिखेगा पश्चिमी भाग की तरफ में। पूर्वी के जितने भी स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग से लेकर उत्तर प्रदेश का मध्य भाग से लेकर झारखंड, सब के सब कहाँ पर आते हैं, पलायन होकर कहीं ना कहीं पश्चिम भारत और दक्षिण भारत की तरफ में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर आप उस संसाधन की बात करेंगे तो आपको पूर्वी भारत में संसाधन अधिक दिखता है। तो इस शब्द में एक जोड़ा गया है कि भाई ज्योग्राफिकल रूप से भी हम इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देंगे, भौगोलिक रूप से भी हम समावेशिता को बढ़ावा देंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। शब्दों को ध्यान में रखिएगा। बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, एक आप लोगों का बला टला है, इकोनॉमिक सर्वे अभी नहीं आया है तो उसमें से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ होता था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अब देखिए, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री महोदय जो हैं मोदी जी, उन्होंने बोला था कि हम जातिगत चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, हमारे लिए 4 ही जाति है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। पहला क्या था? उन्होंने बोला गरीब, गरीब एक जाति है, महिलाएं, युवा और कौन है? तो फार्मर्स, अन्नदाता जिनको कहा जाता है। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, ये 4 फोकस एरिया रखा गया। क्यों रखा गया है? जो इंडिया अपोजिशन है या बाकी जो पार्टियां हैं वो किस चीज़ की बात करती थी? वो जातिगत चीज़ों को बढ़ावा देने की बात करती थी, जातिगत जनगणना वगैरह वगैरह। तो इसका काट वर्तमान गवर्नमेंट ने क्या निकाला? उन्होंने बोला कि हम जातिगत देखते ही नहीं, हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं कोई गरीब है, महिला है, युवा है और अन्नदाता है, हम इन पर फोकस करके चलेंगे, हम इनके लिए मुख्य रूप से काम करेंगे। ये ध्यान में रहेगा। ये चारों की, इनको हिंदी में जो नाम दिया गया है उसको भी ध्यान में रखिएगा। गरीब, महिलाएं तो ये तो पता ही होगा, युवा और अन्नदाता। ओके, इसका एक वो भी बनाया गया था, ऐसी करके कुछ टर्मिनोलॉजी भी गढ़ा गया है बजट में, उसको देख लेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। की अचीवमेंट इन फोकस एरिया आप गरीब के लिए एक एक करके देखेंगे। पहला सेक्टर कौन सा? गरीबों के लिए, फिर महिलाओं, फिर युवा, फिर अन्नदाता के लिए देखेंगे। गरीब में देखिए क्या है, सबसे पहले हमने 25 करोड़ लोगों को कहाँ से निकाला है? हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये कहाँ पर भारत सरकार ने बोला है। ओके, उसके बाद से क्या बोला? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर 34 लाख करोड़ डीबीटी यूजिंग पीएम जन धन अकाउंट्स। कितना? 34 लाख करोड़। 2-4 गो यूरोप के देशों का जीडीपी होगा इतना, जितना हमने डीबीटी कर दिया है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डायरेक्ट खाते में हमने पैसा डाले हैं। लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़ फॉर द गवर्नमेंट के लिए 2.7 लाख करोड़ बचाया भी है डीबीटी के माध्यम से हमने। पीएम स्वनिधि, इसका मतलब क्या? स्वनिधि किसके लिए लाया गया था? कोरोना का पीरियड याद कीजिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना को लाया गया, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया गया था उनको। 2.3 लाख है रिसीव क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम। 2.3 लाख लोगों को तीसरी बार भी क्रेडिट दिया गया स्वनिधि योजना के तहत में। उसके बाद से पीएम जनमन योजना, क्या है ये? बताया था मैंने पीएम जनमन योजना के बारे में, PVTG, इसके लिए ये चलाया जा रहा है, इसमें भी थोड़ा सा काम किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये विश्वकर्मा योजना किसके लिए लाया गया था? जो कारीगर होते हैं समाज के, जो हस्तशिल्प होते हैं, जिनके पास जैसे बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, उनको टारगेट करके ये योजना लाई गई थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। आपको पता होगा, मैंने आंसर राइटिंग भी इस पर करवाया था। उनके लिए भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, थोड़ा सा धन वगैरह मुहैया करवाया गया है। ओके, अब महिलाओं पर आते हैं। महिलाओं के लिए क्या क्या है भाई? तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स, मुद्रा योजना 30 करोड़ महिलाओं के लिए लोन प्रोवाइड करवाया गया है मुद्रा योजना के तहत में। वुमेन इंटरप्रेन्योर्स, महिलाएं जो स्टार्टअप करना चाहती है, जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती है, उनके लिए। अगला है कि फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ गोन अप बाय 28% इन द 10 ईयर्स। 28% से क्या बढ़ा है?
तो महिलाओं का हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये भारत सरकार का डेटा है। STEM कोर्स गर्ल्स एंड वुमेन और कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। किसमें? तो STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ऐसे ही करके है, उसमें महिलाओं का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम कहीं पर देखें ग्रोथ के मामलों में तो भारत में हो रहा है, ये डेटा दिया जा रहा है। उसके बाद से अगला क्या है? अगला महिलाओं के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? तो महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को इलीगल बनाया है, रिजर्वेशन किया है कहाँ पर? तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को लाया। उसके बाद से 70% हाउस जो हैं कहाँ पर? तो PM आवास योजना रूरल एरिया में महिलाओं के नाम से बांटा गया है, या तो महिलाओं के नाम से या तो कंबाइंड रूप से महिला पुरुष के नाम पर। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब भी आपसे पूछा जाए महिलाओं के लिए क्या क्या किया जा रहा है तो वहाँ पर इन सब पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। गरीबों के लिए क्या क्या किया जा रहा है ऊपर वाले पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। अभी युवाओं की बात आएगी, आपकी बात आएगी। देखिए चलिए क्या है अगला क्या है? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप ही लोगों के लिए लाया गया, युवाओं के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ज़रा ध्यान से मेरी बातों को। जितनी योजनाएँ मैं महिलाओं संबंधी चर्चा कर रहा हूँ, गरीबों से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ, युवाओं से संबंधित चर्चा करूंगा भी, उसके बाद से फार्मर से संबंधित चर्चा करूँ। जितनी योजनाओं का मैं नाम लूँगा, जितने भारत सरकार ने गिनाए हैं बजट में, उनको ज़रूर देख कर जाइएगा। PT मेंस दोनों के लिए, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, बिहार का PT हो सितंबर में या फिर अभी UPSC का PT हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, इस चीज़ को कवर किए बिना एग्ज़ाम में मत जाइएगा। इन योजनाओं को कम से कम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए कौन कौन सा बोला है। उसके बाद से PM श्री योजना लाया गया है युवाओं के लिए। स्किल इंडिया मिशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। न्यू इंस्टीट्यूट, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज हैव बीन सेटिंग अप। PM मुद्रा योजना में युवाओं के लिए भी रखा गया है। फंड्स ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये सब के सब युवाओं के लिए लाया गया है। उसके अलावा क्या है? युवा केवल पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईएस्ट एवर मेडल टैली इन एशियन गेम्स एंड एशियन पैरा गेम्स 2023 में अचीवमेंट गवर्नमेंट गिना रही थी, तो उसने बोला कि पैरा गेम्स, एशियन गेम्स में आज तक का सबसे ज़्यादा मेडल जीत के लाए हैं हमारे युवा वर्ग। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? R प्रज्ञानंद की बात की है इन्होंने, जिसने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेला 2023 ईस्वी में। इंडिया हैज ओवर 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स कंपेयर टू लिटिल ओवर 20 इन 2010 में हमारे पास मात्र 20 चेस ग्रैंड मास्टर थे, अब हमारे पास कितने हो गए हैं? 80 ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं। ये तो पता होगा आपको। ये सब गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ें गिना रही है कि हम क्या करें, प्रयास बहुत अच्छा करें, ऐसा माहौल बना रहे हैं कि युवा भी सामने आ रहे हैं अच्छा खासा हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई से लेकर स्टार्टअप से लेकर खेल से लेकर हर क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखिए क्या अन्नदाता फार्मर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ों की चर्चा की गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। PM किसान सम्मान योजना, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स। 11.8 करोड़ फार्मर्स को PM किसान सम्मान योजना के तहत में प्रोवाइड करवाया गया है, इंक्लूडिंग मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। सीमांत और छोटे कृषक जो होते हैं उनको भी इसमें फंड प्रोवाइड करवाया गया है। PM फसल बीमा योजना 4 करोड़ फार्मर्स को लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम के बारे में UPSC एग्ज़ाम में पूछ चुका है, आपसे पूछा जा सकता है। ई-नैम को पढ़कर जाइएगा क्या है ये। जैसे आपने सुना होगा हर शहर में एक बाजार समिति होता है, वो क्या है बंधुओं? तो उसको बोला था एग्रीकल्चर मार्केट, जहाँ पर होलसेल में सारे के सारे फार्मर्स अपने सामान लेकर आते हैं और होलसेल जो डीलर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। फिर वहाँ से पूरे शहर में माल की सप्लाई होती है ना, जिसको मंडी भी कहा जाता है। मंडी, ठीक ना, बड़े मंडी की बात करो। ई-नैम भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मंडी है। ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर, ई-नैम रुक जाए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम इसको कहा जाता है। ओके, अब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने सामानों को कहीं पर भी बैठे बैठे आप बेच सकते हैं, जिससे मंडी जाने आने का जो समस्या है उसका निदान हो जाता है। तो ई-नैम को भी भारत सरकार खूब अच्छे से बढ़ावा दे रही है। देश भर में 1361 मंडीज़ को जोड़ दिया ई-नैम से, और 1.8 करोड़ फार्मर्स ने इसकी सेवाएं ली हैं। और अगर पैसे में बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर खरीद बिक्री किया गया ई-नैम के थ्रू। अदर मेजर्स लाइक फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी, इनकम सपोर्ट, कवरेज ऑफ रिस्क थ्रू प्राइस एंड इंश्योरेंस सपोर्ट, बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से भारत सरकार
किसानों की मदद कर रही है। ओके, आगे बढ़। अगला है स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल। अब अमृतकाल के लिए कौन कौन सा स्ट्रेटजी रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो समिट में बोला था कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे। वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी की भी बात करें हम लोग। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शनल कैपेसिटी। अब देखिए कोल का गैसिफिकेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कोयले को किससे बदल दिया था, सीन गैस में बदल दिया था। सीन गैस में किस किस का मिक्सचर होता है, तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो इसी में हम लोग बदलने की बात करें, इससे क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी सही तरीके से हमें मिल पाएगा। उसके बाद से क्या है अगला है देखिए यहाँ पर रूफ टॉप सोलराइजेशन। इसका तात्पर्य क्या होता है, रूफ टॉप छत के ऊपर में सोलर पैनल को हम लोग बढ़ावा देने जा रहे हैं। अप टू 300 यूनिट फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। 1 करोड़ घरों को 1 महीने के लिए 300 यूनिट तक की बिजली फ्री में दी जाएगी। सोलर रूफटॉप योजना भारत सरकार लाने जा रही है उसके तहत। एडॉप्टेशन ऑफ ई बसेज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसके अलावा भारत सरकार ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होते हैं, ई व्हीकल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सही शब्द नहीं होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, जो बैटरी पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं, उनके लिए हम देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने जा रहे हैं। 2 योजनाओं को ध्यान में लाइए। कौन कौन सी योजना, फेम इंडिया 1 पढ़ाया था मैंने, फेम इंडिया 2 पढ़ाया था मैंने। फेम इंडिया 2 अभी चल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जाएगा पूरे देश में, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि फेम इंडिया 2 के तहत में पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जगह जगह पेट्रोल पंप मिलते हैं तो उसकी जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसका रिपेयरिंग हब बनाया जाएगा। देश भर में ईस्ट से वेस्ट, 9 से 100 तक उसको सही तरीके से कहीं से भी कहीं जा सके आप, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल शहर के लिए रहे, लॉन्ग डिस्टेंस भी आप इससे कवर कर सकें। इसको भी भारत सरकार संभव बनाएगी। अगला क्या है देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आ जाइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला तो मैंने करवा ही दिया, ये तो रहा ना, अभी तो मैंने बताया आपको। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम। पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट को कम करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के साथ साथ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को, देश में सामानों की आवाजाही को, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार 3 नए रेलवे कॉरिडोर की भी घोषणा करने जा रही है। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, इसको भी बढ़ावा देने जा रही है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रो रेल एंड नमो भारत, इन सभी को बढ़ावा दिया जाए। किसके तहत, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत में। भारत सरकार ने और भी कुछ चीज़ों को दिखाया है, मैं सब दिखाऊंगा आपको, देखते चलिए बस ध्यानपूर्वक। ओके, आज हम बस इसी को कवर करने वाले हैं क्योंकि यही आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए क्या है अगला है कि 10 वर्षों में करीब में 5 से 2014 का अगर आप ईस्वी देखें तो, और 14 से 23 का अगर देखें तो ये भी 10 साल का पीरियड था, ये भी 10 साल का पीरियड है। लगभग में इसमें डबलिंग ऑफ एफडीआई इनफ्लो हो गया है। एफडीआई जो बढ़ रहा था, देश में आ रहा था, उसमें 2 गुने के हमने हासिल कर लिया है बढ़त। पहले जितना आ रहा था उसका 2 गुना लगभग हमें प्राप्त हो रहा है। इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो हमने पूंजीगत खर्च है उसको भी बढ़ाया है। पूंजीगत खर्च को हम लगातार देखिए, अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पैटर्न को ही ध्यान में रखना है आपको। पूंजीगत खर्च हमेशा अच्छा होता है देश के लिए। पूंजीगत खर्च का तात्पर्य होता है कि हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सभी चीज़ों पर भारत सरकार जम के खर्च कर। इससे क्या होता है, देश में संसाधन का निर्माण होता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ओके, राजस्व खर्च का तात्पर्य होता है कि वेतन देने के लिए भारत सरकार पैसा खर्चा कर रही है, तो वो देश के लिए सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं उससे पूरे देश का फायदा नहीं हो पाता है। जिनको वेतन मिलता है उनको कोई खास फायदा होता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जरूर ध्यान रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार बढ़ा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, अगला देखिए, अब मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से सवाल पूछा था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, समावेशी विकास के बारे में।
समाज के सभी तबकों पर विकास जब समान रूप से पहुंचने लग जाता है उसकी समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जब भी आपसे सवाल पूछता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई सही से लिखिए, गवर्नमेंट का एक स्कीम यूज़ कीजिए, गवर्नमेंट जो चीज़ें बोल रही उन चीज़ों को लिखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ मत लिखिए, जो भारत सरकार बोल रही उसको तो कम से कम इंक्लूड कीजिए। देखिए भारत सरकार ने कितनी सारी योजनाओं की चर्चा की है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट को थोड़ा सा डेवलप करना है। एडिशनल 2 करोड़ हाउस टारगेटेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर अंडर पीएम आवास योजना, ग्रामीण के तहत में लगभग में 2 करोड़ घरों को टारगेट किया जाएगा 5 वर्षों में। उसके बाद से भारत सरकार अब बहुत ही बड़ा प्लान कर रही है। क्या प्लान कर रही? अभी तक भारत सरकार गरीब वर्ग के लिए घर ला रही थी, गरीब के लिए, जिसको सबसे लोअर तबका आप मान सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए अभी तक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, हाउसिंग के लिए कोई योजना नहीं लाई गई थी। लेकिन भारत सरकार ने बोला है कि हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय बिल्ड देयर ओन हाउसेस। खरीदो या बनाओ, अपना घर बनाने के लिए आपको भारत सरकार पैसा देने जा रही है बजट के माध्यम से। मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा स्कीम होने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका जब अनाउंसमेंट होगा ढंग से तो ये सबसे बड़ा स्कीम होने जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास की आबादी अच्छी खासी है देश में। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मोर मेडिकल कॉलेज विल बी सेटअप। उसके बाद से बहुत सारे कैंसर वगैरह के लिए भी भारत सरकार चला रही वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सर्वाइकल कैंसर वगैरह के लिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए भी चला रही अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर अंदर क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। किसके लिए है ये? आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पोषण मुहैया करवाने के लिए, अस्थायी कर्मचारी मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण कार्यक्रम 2.0 भी कह दिया है। तो वर्जन लॉन्च होता है ना फ़ोन का, उसी प्रकार से योजनाओं का भी वर्जन लॉन्च हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो था उसको भी बढ़ाया गया है। सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सभी को आयुष्मान भारत के तहत में मदद दिया जाएगा। अगला देखिए क्या है, भारत सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और कुछ को लेकर डेटा दिया है। डेटाओं में ज़्यादा नहीं फंसना है आपको, आगे बढ़ते चलिए। अब पार्ट बी में कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे टैक्स से संबंधित, और कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। जैसे भारत सरकार ने बोला है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो 10 सालों में लगभग 3 गुना हो गया है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स जो है वो 2.4 गुना बढ़ गया है लगभग में। रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, जब 93 दिन लगता था 13-14 में प्रोसेसिंग टाइम रिटर्न्स फाइल करने में, अब करीब में 10 दिन का समय लग रहा है, उसके बाद आपका कार्यक्रम पूरा हो जाता है, मतलब कि आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। टैक्स पेयर्स विल इनकम अप टू, देखिए कोई भी टैक्स नहीं रखा गया है 7 लाख तक के लिए, कोई भी टैक्स नहीं रखा गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इन चीज़ों से सवाल नहीं पूछता है, सवाल आपसे पूछेगा यहाँ से। देखिए ग्रॉस टैक्स अगर हम लोग बात करें जीडीपी का तो 11.7% 24-25 के हिसाब से, डायरेक्ट टैक्स 6.7% के करीब में है, और इनडायरेक्ट टैक्स 4.9% के करीब में है अभी भी। ओके, अगला क्या है, अगला जहां से सवाल आपका पूछा जाता है पीटी एग्जामिनेशन में वो है कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां पर जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यही पूछी जाती है। जब अगला बजट हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको भी इसमें बताऊंगा मैं, लेकिन आज अभी जान लीजिए कि पैसा कहां से आता है भारत सरकार के पास में और पैसा कहां पर जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर करती है और सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा अर्न करती है। सबसे ज़्यादा पैसा देखिए, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 28% कर्ज से भारत सरकार पैसा इकट्ठा करती है। कितना परसेंट? 28%। अगर 100 रुपया भारत सरकार के पास में आ रहा है तो 28 रुपया उसमें से कहाँ से आता है? कर्ज से आता है। उसके अलावा इनकम टैक्स से 19% के करीब में 19 रुपया भारत सरकार को प्राप्त होता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से भारत सरकार को जो अलग अलग यूनियन एक्साइज ड्यूटी है उससे करीब में 5 रुपया प्राप्त होता है। जो शराब वगैरह का आप सुनते हो उससे 5 रुपया। कॉरपोरेशन टैक्स से, जो निगम कर टैक्स होते हैं, निगम कर होते हैं, उनसे करीब में 17% आपको पैसा प्राप्त होता है भारत सरकार को। जीएसटी और अदर टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से लगभग में 18% 18 रुपया भारत सरकार को प्राप्त होता है। इसको सीक्वेंस में लगाकर ध्यान में रखना है। रामायण नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता पीटी के लिए। पीटी के लिए अभी जो ऊपर मैंने टैक्स का डेटा दिया है वो इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। योजनाएं जो मैंने पढ़ाई हैं उन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक करके, जो मैं पढ़ाऊंगा भी आने वाले समय में। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें, कस्टम्स से 4% भारत सरकार को प्राप्त होता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7% के आसपास में प्राप्त होता है। नॉन डेप्ट कैपिटल से करीब में 1% के आसपास प्राप्त होता है। इनको ध्यान में रखिएगा सीक्वेंस में, कम से कम 3 को तो जरूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले है भारत सरकार बोरोइंग और कहाँ से, तो लायबिलिटी से 28 रुपया लेता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है? इनकम टैक्स है। उसके बाद से जीएसटी है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स है। इनको जरूर सीक्वेंस में ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद आप कुछ ध्यान में रखें ना रखें, इनको जरूर शुरुआत के 4 को ध्यान में रखिएगा। अब रुपया कहाँ पर जाता है उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार कहाँ पर खर्च करती है, तो लगभग 20% रुपया इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्च करती है। जो ब्याज भुगतान करती है कर्ज का, उस पर 20% रुपया भारत सरकार खर्च करती है। 100 में से 20 रुपया इंटरेस्ट पे खर्च कर देती है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं उस पर 16 रुपया भारत सरकार खर्च करती है 100 रुपया में से, 100 में से 16 रुपया। अगर अगला हम बात करें तो क्या है, तो अदर एक्सपेंडिचर में 9 रुपया आता है। उसको छोड़कर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजक स्कीम होते योजनाएं होती हैं उस पर 8 रुपया खर्च किया जाता है। डिफेंस बजट पर भी 8 रुपया खर्च किया जाता है। सब्सिडी जो भारत सरकार अलग अलग चीज़ों पर देती है उसमें 6 रुपया करीब में खर्च करती है। पेंशन पर 4 रुपया खर्च करती है। इसीलिए भारत सरकार पेंशन में कटौती हमेशा करती रहती है, अलग अलग स्कीम लाती रहती है ताकि लोगों को पेंशन न देना पड़े। क्यों? क्योंकि भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। सब्सिडी को भी भारत सरकार टारगेट बनाने की कोशिश क्यों करती है कि टारगेटेड सब्सिडी दें। क्यों? क्योंकि देखिए कितना रुपया खर्च हो रहा है। देश का बजट बहुत बड़ा होता है, उसका 6% हिस्सा बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, इसमें 8%। फाइनेंस कमीशन जो बातें बोलता है कि राज्यों को इतना पैसा दीजिए, यहाँ पर खर्च कीजिए, वहाँ पर खर्च कीजिए, उसमें करीब में 8 रुपया खर्च होता है भारत सरकार का। उसके बाद से स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज़, जो राज्यों की हिस्सेदारी है भारत सरकार के कर में, भारत सरकार के टैक्स में, उनमें 20 रुपया भारत सरकार को देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में 20 रुपया, शेयर में राज्यों के लिए 20 रुपया, उसके पश्चात से सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16 रुपया, बाकी यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8 रुपया, डिफेंस में 8 रुपया, अदर एक्सपेंडिचर 9 रुपया। इसको ध्यान में रखिएगा। अदर को तो ध्यान में नहीं रखना है। अदर में बहुत सारे खर्चे होते भारत सरकार के जिनको बताया भी नहीं जाता। जैसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, जैसे RAW का नाम सुना है आपने, ये कितना खर्च करती है, ये सेंटर और संसद के लेखा अनुदान में शामिल नहीं होता है, और ना तो कैग इसका ऑडिट कर सकती है। तो ये अदर्स में वही सारे पैसे होते हैं जो बहुत सारे मामलों पर खर्च किए जाते हैं। भारत सरकार का और भी बहुत बड़ा खर्च होता है। आपको पता है कि रिपोर्ट आया था 2019-20 के आसपास, जिसमें बोला गया था कि अगर मुकेश अंबानी जी को दे दिया जाए देश चलाने के लिए, तो कितना दिन वो देश चला दे सकते हैं, तो 21 दिन मात्र। उनके पास कितना पैसा होगा, 21 दिन के देश का खर्च उठा सकते हैं वो। तो भारत सरकार का खर्च बहुत ही बड़ा होता है, तो इसीलिए आप इनको ध्यान में ज़रूर रखिए कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। खास तौर से डिफेंस बजट कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि कितना % है, तो लगभग 8% रुपया, लगभग 6 लाख करोड़, कितना, 6 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार डिफेंस पर खर्च करने जा रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बजट का एक ओवरव्यू दिया है मैंने, और भी कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ स्कीम की मैं चर्चा कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कौन कौन से स्कीम है और आपको देखिएगा, स्टेट विल इनकरेज टू टेक अप कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, क्या, फॉर आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर। टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट विल बी इनकरेज टू टेक अप कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को उठाएगा। क्यों? हमें टूरिस्ट हब बनाना है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर। ब्रांडिंग मार्केटिंग देन टू ग्लोबल स्केल, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब वैश्विक लेवल पर ब्रांडिंग करेगी, मार्केटिंग करेगी भारत के जगहों का, टूरिस्ट प्लेसेस का। किसके लिए? अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया करके जो भारत सरकार करती है, क्यों करती है? ताकि भारत में टूरिस्ट आए। ए फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग फॉर द ऑफ द सेंटर्स बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड फैसिलिटी एंड सर्विस विल बी इस्टेब्लिश्ड। एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो रेटिंग होगा उन सेंटर्स का कि वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? एक कंपटीशन की भावना उभरेगी सभी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें कि हम अच्छा करें तो हम अच्छा करें। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट। भारत सरकार राज्यों को लंबे समय के लिए बिना ब्याज मुक्त ऋण देने जा रही है। किसके लिए? तो इस काम को करने के लिए। अगला देखिए क्या है, कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी चीज़ों को डेवलप करने की भी बात कर रहा है। आइलैंड की भी बात की जा रही है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप की। भारत सरकार आने वाले समय में आइलैंड में टूरिज्म जो है उसको भी बढ़ावा देने जा रही है। ये किसी दूसरे देश के लिए सिरदर्द हो सकता है। अदर मेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, लखपति दीदी कार्यक्रम। आपको पता होगा 2 करोड़ से 3 करोड़ क्या है, तो ये था कि भाई महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करती हैं, उनको मदद देने के लिए भारत सरकार ने लाया था कि 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं को मदद करके देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खड़ा करने जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की इनकम हो सके। प्रमोटिंग एंड रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी भारत सरकार खर्च करने जा रही है अच्छा खासा। रिसर्च और इनोवेशन की जब बात है तो ध्यानपूर्वक उसको देख लीजिए। नया योजना लाने जा रही है, डीप टेक का मतलब जो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी होते हैं
उन क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार नई स्कीम लाने जा रही है। अगला देखिए क्या है, राज्यों में विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपया देने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया राज्यों को विकसित भारत संकल्प के तहत लाने के लिए 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, 50 वर्षों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रही है राज्यों को कि जमकर खर्चा करो, जमकर डेवलपमेंट करो, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। इस तरह का कुछ स्कीम है। ये क्या है? ये तो राज्य सरकारों को विकसित भारत संकल्प के तहत शामिल करने के लिए उनके पास पैसे की कमी ना हो 75,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। 50 वर्षों के लिए कोई भी इसमें ब्याज भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सारा का सारा मैंने आपको पढ़ाया है। डेटा में ज़्यादा मत फंसिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डेटा पीटी से पहले आप कवर कर लेंगे और दूसरा जो बजट आएगा उसका डेटा ध्यान रखिएगा। अभी जितने मैंने योजनाओं के नाम लिए हैं आज, उनको फोकस करके पढ़िएगा। खुद से भी सर्च कीजिएगा स्कीम को एक एक करके, कौन ला रहा है, कौन सा मंत्रालय है, क्या प्रावधान है, कितने वर्षों के लिए लाया जा रहा है, स्कीम में क्या क्या देखना होता है। 4 चीज़ों को देखना होता है। पहला चीज़ मैंने क्या बोला कि डेटा में नहीं फंसना है। नया बजट जो आएगा ना अगले कुछ महीनों के पश्चात, उसको कवर करेंगे अच्छे से। स्कीम में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। पहला देखना पड़ता है कि किस मंत्रालय के तहत में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्रालय में फंस जाएंगे तो गलत कर देंगे। दूसरा क्या है, इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका किसके लिए लाया जा रहा है। ठीक है। तीसरा क्या है कि कितने वर्षों के लिए लाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद से क्या देखिए कि भाई इसका जो क्या क्राइटेरिया चाहिए इस योजना में शामिल होने के लिए। ठीक है। अब जैसे पीएम आवास योजना तरह की योजनाएं हैं, इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़कर आप पढ़िएगा। कई बार यूपीएससी और बीपीएससी पीटी में स्टेटमेंट बनाकर अब पूछा जा सकता है कि इस योजना के लाभार्थी केवल महिलाएं हो सकती हैं, केवल पुरुष हो सकते हैं, केवल ओबीसी वर्ग के लोग हो सकते हैं, केवल कारीगर वर्ग के लोग हो सकते हैं। केवल शब्द आपको परेशान करेगा एग्जाम में। इसलिए योजनाएं जब भी पढ़ें तो क्या क्या पढ़ना है, किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, किसके लिए लाया गया है, कितने वर्षों के लिए लाया गया है और क्या क्राइटेरिया है इस योजना में शामिल होने का। केवल इसी को पढ़िएगा, आंकड़ों में मत पढ़िएगा। नया बजट जब आएगा उसमें आंकड़ों को डिटेल में याद कर लीजिएगा। आपके पीटी एग्जामिनेशन से पहले वही काम आएगा। हाँ, जिनको यूपीएससी देना है कृपया करके सारे आंकड़े चाट जाइए जितने आपको बजट में दिख रहे हैं, आपको ज़रूर एग्जाम में मदद करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, 3 इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर की जो मैंने बात की, अभी बजट में चर्चा किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में उसके बारे में डिटेल में था। कल मैं और बजट के भी कुछ हिस्से करवाऊँगा। बजट पूरा नहीं हुआ है, कुछ हिस्से उसके और मैं करवाऊँगा। अभी 2-3 दिन में बजट को करवा दूँगा, जिससे कम से कम आपका बेसिक तैयार हो जाए। अगले बजट में इसी को और भी ज़्यादा इसमें डाला जाएगा पैसा और कुछ और योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट बजट में। अब देखिए 3 जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है भारत सरकार ने, किसमें, रेल कॉरिडोर की, कि भारत में हम पूरे देश में 3 रेल कॉरिडोर बनाएंगे। कौन कौन सा होगा भाई? तो एक होगा आपका, देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक, एनर्जी कॉरिडोर, प्रोग्राम फॉर एनर्जी के लिए, एनर्जी मिनरल्स के लिए एक कॉरिडोर होगा। दूसरा सीमेंट के लिए होगा। तीसरा जो होगा वो होगा एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। ये भारत में 3 जगहों पर इसको बनाया जाएगा, 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा पूरे देश भर में। ओके, अगला देखिए पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा। उसके बाद से रेल सागर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। उसके बाद से और कौन सा है तो आपको दिखेगा यहाँ पर अमृत चतुर्भुज योजना को भी शुरू किया जाएगा। ये सब रेलवे से संबंधित सारे के सारी योजनाएं हैं जिसको एक एक करके डिटेल में आने वाले समय हम कवर करते जाएंगे। एक ही वीडियो में सारा नहीं कवर करेंगे, डिटेल में। अब सीमेंट कॉरिडोर कौन कौन सा होने वाला है, इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन कौन सा होने वाला है, चतुर्भुजी योजना क्या है, अमृत चतुर्भुज योजना, इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ओके, देखिए अगला क्या है। और ये जितनी योजनाएं लॉन्च की जा रही है इन सभी को पीएम गति शक्ति योजना के तहत ही लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो इन योजनाओं को ध्यान में रखिएगा। आने वाले समय मैप से एक एक राज्य से कहाँ से कौन सी योजना गुजर रही है, कौन सा कॉरिडोर कहाँ से गुजर, उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ओके, अगला देखिए क्या है। अगला है बड़ा ही अद्भुत सा न्यूज़ है। कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव विथ गेम डेवलपर्स। किसके साथ मिलकर? तो भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, उसके साथ मिलकर कोशिश कर रही है कि डिजिटली डिटॉक्स किया जाए। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनको हम क्या करें, बचा सकें, थोड़ा सा उनको मदद कर सकें। हम सोशलाइज होने में, टेक्नोलॉजी को छोड़कर थोड़ा सोशलाइज होने में उनको मदद कर सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्या है इसमें कि डिजिटल वर्ल्ड में जो आप बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं उससे बचने के लिए हम इस योजना को लाने जा रहे हैं। अद्भुत योजना है, आपसे पीटी में
ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स को लेकर एक योजना को लॉन्च किया है, तो वो किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। किसके साथ मिलकर? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस सेंटर बेंगलोर में है, उसके साथ मिलकर इस योजना को लॉन्च किया गया है। ओके, इसको बस ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगले पर चलते हैं। अगला है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने MQ-9B UAV सेल के लिए हरी झंडी दे दी है। भारत सरकार इसको खरीदने जा रही है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। हम इसके बारे में डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अद्भुत तरीके का ड्रोन है, दुनिया के सबसे हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये, जो भारत को मिलने जा रही है अच्छा खासा पैसा खर्च करने के पश्चात। उसके बाद एक और न्यूज़ है, कौन सा है वो? तो ये तो डिफेंस बजट मैंने करवा ही दिया आपको। वो है न्यूज़ की UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इस पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। यूरोप के बहुत सारे देशों ने इस एजेंसी के लिए फंडिंग को रोक दिया है। क्यों? इस पर क्या आरोप लगा है कि हमास के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करने में इस संस्था ने मदद किया। UN की एजेंसी है और इसने इस तरह के पक्षपातपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। भारत सरकार ने भी इसको लेकर कंसर्न जाहिर किया है कि हम चिंताग्रस्त हैं इस तरह के हरकतों को लेकर, क्योंकि भारत सरकार अच्छा खासा फंडिंग करती है UNRWA को। यूनाइटेड नेशन रिलीफ प्रोग्राम जो है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन कि क्या है, कहां पर काम करती है, कब इसका गठन किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए चिंता जाहिर की है क्योंकि भारत सरकार इसको बहुत हद तक पैसा देती है, फंडिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। भारत सरकार 2 स्टेट थ्योरी को मानती है, 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानती है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का वहाँ पर अस्तित्व होना चाहिए। यूरोप, अमेरिका और यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और भी कुछ देशों ने इसकी फंडिंग रोक दी है क्योंकि इस पर गंभीर आरोप लगे हैं। इजराइल ने तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ और सबूत के साथ इस पर आरोप लगाया है। तो UNRWA के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि ये एजेंसी क्या है, कहाँ पर काम करती है, कब इसका गठन हुआ था। क्या है ये ड्रोन? तो MQ-9 रीपर का एक वेरिएंट है जिसका उपयोग काबुल में अलकायदा नेता आयमान अल जवाहिरी को मारने वाली हेलफायर मिसाइल का लॉन्च करने के लिए किया गया था। MQ-9B के 2 वेरिएंट, स्काई गार्जियन, इसका सिबलिंग सी गार्जियन, भारतीय नौसेना 2020 से MQ-9B सी गार्जियन का संचालन कर रही है। यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। 40,000 फीट बहुत ऊंचा होता है, वहाँ से कार्य कर सकता है, यानी कि रडार से भी बचने की इसके अंदर क्षमता होती है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना को व्यापक निगरानी क्षमता मिलती है। ये इस प्रेडेटर की 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता भी है, जो इसे लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयोग बनाती है। मतलब छुप के लंबे समय तक निगरानी करने के लिए मौका मिले तो अटैक करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है इसका। MQ-9B ड्रोन स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग, डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम, एंटी स्पूफिंग, GPS, एनक्रिप्टेड संचार लिंक जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है MQ-9B। ओके, अगला है आपका UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी। क्या काम करती है ये? निकट पूर्व में, मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के बजट 2022 में प्रमुख योगदानकर्ता अमेरिका और 8 अन्य पश्चिमी देशों ने एजेंसी के लिए फंडिंग रोकने का निर्णय ले लिया। क्यों रोका? क्योंकि इसकी हरकतों के कारण UNRWA की स्थापना वर्ष 1949 में अरब इजराइल युद्ध 1948 के दौरान विस्थापित फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में अरब और फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ओके, कहाँ कहाँ पर ये काम करती है? तो गजा, इजराइल द्वारा अधिकृत वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन में शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत, सामाजिक सेवा, माइक्रो फाइनेंस, आपातकालीन सहायता कार्यक्रम पेश करती है। एजेंसी द्वारा वर्तमान लगभग 5.9 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थियों को सेवा प्रदान की जाती है। गाजा में फिलिस्तीनियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी पर आरोप लगा कि इसने क्या किया? मदद किया। किसका? तो हमास का मदद किया इसने अटैक करने के लिए। ठीक है, फंडिंग को रोकना। इजराइल द्वारा UNRWA कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाने का परिणाम है, जिसमें आरोप लगाया गया कि हमास सैन्य उद्देश्यों के लिए UNRWA सुविधाओं का उपयोग करता है और अपने स्कूलों में इजराइल विरोधी भावनाएं सिखाता है। उसके पश्चात से इसकी फंडिंग रोक दी गई थी। भारत सरकार ने भी क्या किया है? इस पर कंसर्न जाहिर किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। UN की एजेंसी को पक्षपातपूर्ण रवैये से काम करना चाहिए। भाई थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये रहा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन।
बजट को मेनली डिस्कस किया है, बाकी तो 2 ही न्यूज़ को मैंने डिस्कस किया है। आने वाले समय में बजट के और भी प्रावधान में डिस्कस करूँगा, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, अभी करूँगा, तब तक करूँगा जब तक पूरा कंप्लीट ना कर ले एक चीज़ को। एक ओवरव्यू आज मिल गया होगा आपको, कल उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।